हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज जो सीटेट का प्रैक्टिस सेट है तीसरा वो सॉल्व करते हैं। और जो टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है सीटेट का जो प्रैक्टिस है उसको सॉल्व कर। देखिए, आप पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस होता है ना वो आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। जिससे कि आप सब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आप सब्जेक्ट विषयों में बुकिश में नहीं पढ़ पाते, वो प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नए प्रश्नों पर आधारित है और ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जिन्होंने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया है या जिन्होंने टेट की तैयारी कर रही किसी भी स्टेट की, और यहाँ पर बाल विकास और शिक्षा साधन की पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों से संबंधित आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अभी तक आपने पहला दूसरा प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया होगा यदि, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप जरूर सॉल्व करें। उसके बाद इसको पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट को भी आप जरूर सॉल्व करना, जिससे कि आपको आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। देखिए, यहाँ पर बाल विकास शिक्षा साथ का प्रैक्टिस सेट है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। एंड वीडियो की लिंक को सबसे पहले आप मैक्सिमम शेयर कर देना, जितने भी आपके पास संपर्क में लोग हैं कांटेक्ट में जिन्होंने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया है, टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जरूर शेयर कर देना। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को शेयर कर सकता है। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। मतलब जो बुद्धि परीक्षण होता है इसका निर्माण या इसका परीक्षण सबसे पहले सर्वप्रथम निम्नलिखित में से इनमें से किसने किया है। पहला ऑप्शन है एल्फ्रेड मिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टेनबर्ग एंड डेविड वेस्लर। कौन किया था? तो इसका जो ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ठीक है। देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो ए इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन सही है, अल्फ्रेड बिने ने किया था। प्रथम बुद्धि परीक्षण एल्फ्रेड बिने द्वारा विकसित किया गया और उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। यदि प्रश्न ये पूछ ले कि बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अल्फ्रेड बिने को, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जो है इसका निर्माण किया और इसका परीक्षण भी सबसे पहले इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न ये कह रहा कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, तो वह डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस है, कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है। वो सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, या फिर सीखने के लिए आकलन कर रहा, या फिर सीखने के समय का आकलन कर रहा है, अथवा सीखने का आकलन कर रहा है। देखिए, बहुत ही गूढ़ प्रश्न है ये। यदि थोड़ा सा भी आपका कंसंट्रेशन यहाँ से हटा, यदि आप थोड़ा सा भी आप समझ नहीं पाए, बिल्कुल आप बता दो कि 95-99% आपने ये प्रश्न गलत करके आनी है। अब इसका जो राइट आंसर है वो है बी। बी इज द राइट आंसर। सीखने के लिए आकलन कर रहा है। देखिए, क्या होता है ना कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अतः जो है वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, इसलिए शिक्षक कक्षा का आकलन क्या करेगा? स्वयं करेगा। तो सीखने के लिए आकलन कर रहा है, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, जो कुछ आपको कंफ्यूजन हो ना तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। आपके डाउट्स वहां भी क्लियर किए जाते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि कक्षा कक्ष में जेंडर यानी कि लिंग विभेद, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। सी ऑप्शन ये कह रहा है कि महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। यानी कि जो जेंडर विभेद होता है ये सबसे ज्यादा किसमें कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। बहुत सटीक आंसर है इसका, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो कक्षा कक्ष में कभी जेंडर या लिंग विभेद करना ही नहीं चाहिए, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स में कोई कभी भेद नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है कि शिक्षा यदि आप ऐसा करते हैं तो शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है।
देखिए कक्षा में लिंग भेद, पक्षपात, भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा और छात्रों में न्यूनता और हीनता की जो भावना होती है ना, उसको विकसित करने के कारण उनका संपादन अच्छा हो ही नहीं पाता है, जिससे कि छात्रों में क्या होता है, द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है एक दूसरे के प्रति। तो बिल्कुल कभी लिंग भेद करना ही नहीं चाहिए बच्चों के बीच में। अगला प्रश्न क्या कह रहा, अगला प्रश्न ये कह रहा कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, या फिर ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना। इसका देखिए डी इज द राइट आंसर है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता जो है ये ध्वनि संरचना पर चिंतन करने और उसमें हेर फेर करने से संबंधित है। ये इसका डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद, क्या प्रकृति पोषण जो विवाद होता है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण से संबंधित है, या फिर वातावरण एवं जो विज्ञान से संबंधित है, या फिर वातावरण एवं पालन पोषण से, या फिर आनुवांशिकी एवं वातावरण से? देखिए इसका जो आंसर है वो डी इज द राइट आंसर है, आनुवांशिकी एवं वातावरण से। यहाँ पर जो है प्रकृति शब्द, जो ये जो प्रकृति आप शब्द देख रहे हैं, थोड़ा मैं यहाँ पर क्लियर किए देता हूँ। यहाँ पर जो प्रकृति नेचर वर्ड है, प्रकृति शब्द है, इस नेचर शब्द व्यक्ति की आनुवांशिकी संरचना से संबंधित है। देखिए यहाँ पर दिया भी है आनुवांशिकी संरचना से संबंधित है और जो उसे जन्म से ही प्राप्त है। तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जो पोषण शब्द है किससे, ये वातावरण से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति वृद्धि और विकास करता है। देखिए जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत अनवरत चलता रहता है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत हमेशा अनवरत चलता रहता है। तो किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान जो है, आनुवंशिकी और वातावरण, बहुत बड़ा योगदान होता है विकास में किसी भी व्यक्ति के। अतः आनुवंशिकी संरचना तथा पोषण से ये क्या है, ये संबंधित है। अगला प्रश्न है मानव विकास है क्या है, गुणात्मक है या फिर कुछ सीमा तक अमापनीय है, यानी कि मापा नहीं जा सकता है, या फिर मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है, या फिर ये सिर्फ मात्रात्मक है? बहुत ही अच्छा है इसका प्रश्न है और इसका सी द राइट आंसर। जो मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। कभी आप मात्रात्मक पे मत टिक कर देना या कभी आप गुणात्मक पे मत टिक कर देना, और ये मापा जा सकता है, अमापनीय नहीं है। जो मानव का विकास है इसका मापन किया जाना संभव है, यानी कि मापन किया जा सकता है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। देखिए मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्योंकि मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है और व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसीलिए इसे मापा जा सकता है। इस प्रकार यह मात्रात्मक साथ ही यह गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी कई चीजों में परिवर्तन होता रहता है। वृद्धि तो रुक जाती कुछ समय बाद, परंतु उसके बाद भी कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, यानी कि इनएक्टिव, कौन निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब? यहाँ पर तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी पूछ रहा है, सक्रिय एजेंसी नहीं। तो सी इज द राइट आंसर। परिवार तो है ही, इको क्लब भी है, स्वास्थ्य क्लब भी है, लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ये निष्क्रिय एजेंसी है। क्यों है? क्योंकि परिवार, इको क्लब और स्वास्थ्य क्लब ये सामाजिकरण की सक्रिय संस्थाएं हैं, जहां व्यक्ति इन तीनों जगहों पे, परिवार पे, इको क्लब में, स्वास्थ्य क्लब में, इन तीनों जगहों पर व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से, यानी कि बातचीत वार्तालाप के माध्यम से सामाजिक बनता है और अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करता है, बांटता है। परंतु ये सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं, हालांकि संभव है, लेकिन इनमें से इन इन तीनों में ज्यादा संभव, इसमें कम संभव। क्योंकि आप लाइब्रेरी में जब जाते हो आप किसी से बात करते हो? नहीं करते हो ना। आप जाके अपना बुक्स ले जाते हो, यदि लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल हैं तो आप वहां से उठाए और अध्ययन करना शुरू कर देते हो, पढ़ना शुरू कर देते हो। तो वहां पर बातचीत वार्तालाप सामाजिकरण नहीं हो पाता है। लेकिन जहां पर परिवार में हो जाता है, एक क्लब में होता है, स्वास्थ्य क्लब में, यहाँ सब हर जगह हो जाता है, तो इसका सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये कह रहा कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है?
अब आप एक प्रश्न है, उसका आप आंसर कमेंट में देना कि संगठनात्मक विकासात्मक का प्रतिपादन इसका प्रतिपादन कौन किया था। संगठनात्मक विकास का जो प्रतिपादन है किसने किया था, ठीक है, इस विधि का। चलिए इसका पहला ऑप्शन देखते हैं कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, या फिर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, या फिर जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। देखिए ये भी एक अच्छा खासा प्रश्न है। अब इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, कि संगठनात्मक विकास जो है ये एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से समर्थित होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो मानव विकास है वो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण से में समर्थित हो सकता है। तो यही बात संगठनात्मक विकास के संबंध में कही जा सकती है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी, या फिर चाक्षुष। अब इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर, चाक्षुष। क्योंकि जो सीखने की शैली है वो चाक्षुष एक उसका एक उदाहरण है। तथ्यात्मक तो हो नहीं सकता, संग्रहण है नहीं, स्पर्श संबंधी है नहीं। अब चाक्षुष कैसे, चलिए इसको आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता दूं आपको कि जो चाक्षुष इसका मतलब होता है, इसका मतलब बोध नेत्र से। चाक्षुष का मतलब देखना, यदि आप कभी पर्यायवाची समानार्थी शब्द पढ़े होंगे हिंदी में तो आपको जरूर मिलेगा, आप बखूबी समझ रहे होंगे। तो इसका जो बोध है वो नेत्र से होता है। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। भाई बालक इस शैली के माध्यम से किसी भी कार्य या व्यवहार को प्रत्यक्षीकरण करता है और फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है, जो कि एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि है। क्या है, चाक्षुष। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये कि यहाँ पर स्पेस दिया है, उसके बाद लिखा है कि प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। किसको संबोधित करती है, भावात्मक को, सुरक्षा उन्मुखी को, या फिर संरक्षण उन्मुखी को, या फिर प्रभावी को। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए इज द राइट आंसर, भावात्मक। भावात्मक जो प्रेरणाएं हैं ये व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती हैं, जो व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करती हैं, अभिप्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो भावात्मक इसका इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो वो इसको कौन सा ऑप्शन हम सही टिक मारेंगे, अध्यावास, संवेग, वचनबद्धता, या फिर अभिप्रेरण। इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर, अभिप्रेरण। अभिप्रेरण क्यों हुआ, जो अभिप्रेरित शब्द है एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, एक स्पेशल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और उन्हें प्राप्त करने में सहायता भी करता है, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या करता है, वो इनकी हेल्प भी करता है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करता है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, या फिर अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जो बी इज द राइट आंसर है, क्या है, अर्थपूर्ण संबंध। अब अर्थपूर्ण संबंध कैसे हुआ, पूर्ण ज्ञान का जो वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है और इसीलिए वह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसका अर्थपूर्ण संबंध बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा, अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, अब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस दिया है, से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। समझ कहा जा सकता है, या फिर सृजन से जुड़े प्रश्नों पर, या फिर विश्लेषण से जुड़े प्रश्नों पर, या फिर स्मरण से जुड़े प्रश्नों पर। तो इसका जो बी इज द राइट आंसर है, सृजन।
सृजन, सृजन का मतलब क्या होता है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में, अच्छा प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की जो आईक्यू होती है वो कितनी होती है, कितने से कितने के बीच होती है, ये आप कमेंट करके बताना हमें। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतनी ही उनकी समझ बढ़ेगी और होगी। इसका मतलब है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर सृजनात्मकता होती है प्रतिभाशाली बच्चों में। तो आप कमेंट करके बताना कि जो सृजनात्मक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी आईक्यू कितने से कितने के बीच होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गति प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना या फिर याद करना। इसका जो राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर, समानुभूति देना। देखिए स्वयं को, सी इज द राइट आंसर, स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है। जो समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति जो होता है, स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को क्या करता है, उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? यानी कि किया तो जा सकता है, इसमें और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन ये पूछा कि सर्वाधिक उचित तरीका इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा सर्वाधिक उचित तरीका है? निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर अभिक्षमता परीक्षण। अब इसका इज राइट आंसर, इससे प्रश्न कभी कभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर आपको ऑप्शन से ही या प्रश्न ही आपको आंसर मिल जाते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण, ए इज द राइट आंसर। निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती दोनों के बारे में सूचना देता है कि भाई बच्चों में क्या कमजोरी है, छात्र छात्राओं में क्या उनकी कमजोरी है, क्या मजबूती है, इसकी भी इंफॉर्मेशन टीचर को देता है। इससे निदान जब आप करेंगे तो आपको उनके बारे में जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ये किसके साथ संबंधित तत्व है? गुण, अपचारी चिंतन, त्वरण और प्रतिभा। एक प्रश्न आपको टास्क देता हूं कि अपसारी और अभिसारी दोनों चिंतन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, कमेंट करके बताना। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में, तो इसका बी इज द राइट आंसर, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक और तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। तो इसका बी इज द राइट आंसर, अपसारी चिंतन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? मतलब सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये किसके सटीक बैठता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, समावेशी शिक्षा, पृथक शिक्षा, पृथक का मतलब अलग होता है, अलग अलग, सहयोगात्मक शिक्षा या फिर संशक्तिशील शिक्षा। इसका जो ए इज द राइट आंसर है, समावेशी शिक्षा। भाई समावेशी से आपने समावेशी शब्द एक होता है, मतलब सबके लिए होता है समावेशी, जहां पर जो जितने बच्चे सभी लोग एक साथ अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। अब यह समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य है, जिसमें कि सभी बच्चों के लिए खोले गए स्कूलों में सभी बच्चों की शिक्षा दी जाती है, फिर चाहे बच्चा समर्थ हो या असमर्थ हो, कोई विकलांग हो, कोई हैंडीकैप्ड हो, तो सबके लिए समग्र समावेशी शिक्षा होती है। तो सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। यदि कोई बच्चा विकलांग है तो ऐसा नहीं कि उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, वो विद्यालय में पढ़ने नहीं जा सकता, उसका एडमिशन नहीं होगा, उसका दाखिला नामांकन नहीं होगा स्कूल विद्यालयों में, ऐसा नहीं है, उसका भी अधिकार है पढ़ाई करने का। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? संवेग, उत्प्रेरणा, आवश्यकता या फिर पुरस्कार। पुरस्कार का एक प्रेरक है, और पुरस्कार कैसा प्रेरक है, ये सकारात्मक प्रेरक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका बी इज द राइट आंसर, आवश्यकता। जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है, उसी प्रकार हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता क्या है कि आवश्यकता और प्रेरणा के साथ
अंत में बदलाव के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है। तो इसका बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला देखिए, जो भी आपको कंफ्यूजन हो या भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, और आपके जो डाउट्स होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर किए देंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? अब देखिए, आपका एक प्रश्न यहीं से बन गया कि त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? बुद्धि के त्रिस्तरीय का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्टर्नबर्ग ने किया था। किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने। तो इसका आंसर डी इज द राइट आंसर है, व्यवहारिक बुद्धि। क्योंकि स्टेनबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 रूप हैं, यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें 3 रूप हैं त्रिस्तरीय, तभी तो इसको त्रिस्तरीय बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत कहा गया। जैसे व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो एक रूप है, तो पूछा है कि उनके जो 3 स्तर सिद्धांत हैं उनके नाम आप नोट कर लो। पहला उनका सिद्धांत क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। दूसरा सृजनात्मक बुद्धि। तीसरा विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो आपको यहाँ पर व्यवहारिक बुद्धि मिल जाएगा। तो इसका डी इज द राइट आंसर। प्रायोगिक बुद्धि इनसे संबंधित इनके सिद्धांत में नहीं, गणितीय बुद्धि नहीं है और संसाधन पूर्ण बुद्धि नहीं, तो व्यवहारिक बुद्धि है। ठीक है, जो मैंने आपको 3 अभी बुद्धि बताई वो इनके बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का ही रूप है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु, जो 1 वर्ष तक का बालक होता है, जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। अच्छा, ये जो चारों स्तर हैं इसको किसने दिया था? आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। बी इज द राइट आंसर, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अच्छा, जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, जो इंद्रिय जनित गामक स्तर है, इसका जो उम्र है ये कब से कब तक होता है? आप कमेंट करके बताना। और इसका जो सिद्धांत है ना, जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। आपको चलो क्राइटेरिया भी मैंने बता दिया। 0 से 2 वर्ष का बीच इसका जो समय होता है, जिसमें वह आंख, कान और हाथों का प्रयोग करके सोचता है। ठीक है, तो इसका बी इज द राइट आंसर। अब उसके बाद अच्छा देखिए, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। उसके बाद कभी कभी ना इसका जो एक चरणबद्धता होती है ना, वो पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है कि सबसे पहले इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तब उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, देन आफ्टर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये और चौथा लास्ट ये होता है। कभी कभी इसकी क्रमबद्धता भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? अपेक्षा नहीं, उपेक्षा होती है। कभी कभी आप परीक्षा हाल जब बैठते हो तो आप प्रश्नों को थोड़ा उल्टा सीधा पढ़ लेते हो, क्योंकि आपका ध्यान, आपको जल्दी होती है, भाई टाइम जल्दी, समय कम है, जल्दी से पढ़ लो। देखो, प्रश्न को यदि आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको जो आपका उसका आंसर है ना, बहुत जल्दी और सटीक से मिल जाता है। तो यहाँ पर उपेक्षा होती है सांस्कृतिक, जैविक, सामाजिक या फिर भाषाई। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी इज द राइट आंसर, जैविक। कैसे जैविक? क्योंकि जो वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषीय और सामाजिक पक्षों की ही बात की गई है। सिर्फ 3 पक्षों की बात की है, ध्यान देना, सिर्फ 3 पक्षों की। आप भी इसको नोट कर लो, कौन कौन से। आपका पहला है सांस्कृतिक, ठीक, दूसरा है भाषीय और तीसरा है सामाजिक पक्ष। ठीक है, और इसीलिए वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है, क्योंकि आपको यहाँ सांस्कृतिक मिल जाएगा, भाषाई मिल जाएगा एंड सामाजिक मिल जाएगा, तीनों, इन तीनों का जिक्र किया गया लेकिन जैविक का जिक्र नहीं किया गया है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छात्राएं, जो छात्राएं होती हैं, ये इसमें ऑप्शन है कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। भाई ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये हो जाएगी जेंडर बद्धता, रूढ़बद्धता। अपनी उम्र के लड़कों अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, या फिर भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, या फिर गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। हालांकि मैंने तो बताया ये गलत है, लेकिन यही सही है, इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तो इनसे भी ज्यादा गलत दिख रहे हैं।
सबसे ज्यादा सटीक यही सही है, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक विभेद का प्रभाव नहीं होता। अब इसके पहले एक प्रश्न आया था लिंग विभेद, ठीक है, तो लैंगिक विभेद कभी नहीं करना चाहिए, वो लड़का है लड़की है ये भेद कभी करना ही चाहिए। अतः जो ए विकल्प जो है इसका सही है, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। अब यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। विश्लेषणात्मक से संबंध रखता है, मुक्त अंक से, समस्या समाधान से, या फिर अपसारी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, विश्लेषणात्मक से, क्योंकि जो ग्रेडिंग प्रणाली है इसके तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है ग्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से। और यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है, यह बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि जो अंक प्रदान करना और छात्र को रट कर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति को समर्थन ये देता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होना, ये किससे संबंधित है। डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्प्रैक्सिया। देखिए जो ये चीजें है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसको मैं अपने लगभग सभी प्रैक्टिस सेटों में आपसे जरूर जिक्र करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ कि भाई डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलैक्सिया, ठीक है, अफेंजा, डिफेंजा, ये सब किससे संबंधित होते हैं सब, इसको आप जरूर पढ़ लेना क्योंकि जरूर पूछता है। तो इसका डी इज द राइट आंसर, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति, पठन विकार का मतलब पढ़ने में कठिनाई होना या पढ़ने में असुविधा होना बच्चों में। तो ये पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही साथ अक्षरों या शब्दों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। तो ये इसका डी इज द राइट आंसर, डिसलेक्सिया से संबंधित है। और क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि पढ़ने में कठिनाई, तो पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है डिसलेक्सिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ये कह रहा है कि रिया नाम की एक लड़की है, वो कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। एक ऋषभ नाम का लड़का है और रिया लड़की है। तो रिया जो है वो ऋषभ से सहमत नहीं है, तो वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। और यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या फिर प्रतिक्रिया से, सहयोग की नैतिकता से, या फिर विषमांग नैतिकता से। तो इसका जो राइट आंसर है उसी सहयोग की नैतिकता से। यदि आपने जीन पियाजे का सिद्धांत को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे लेंगे। देखिए, सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। और पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे ने कहा कि सहयोग, पारस्परिक पर निर्भरता और विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता, ये क्या है कि व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। तो सी इज द राइट आंसर, सहयोग की नैतिकता से संबंधित होती है। अगला प्रश्न ये है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब यहाँ पर कौन कार्य करते हैं, दोबारा प्रश्न को देख लेना कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, या फिर शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, या फिर व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, या फिर उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। अगर यदि यहाँ पर बात करें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आप अच्छे से देख लो दोबारा, और इसका जो आंसर आपको देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। आपने प्रश्न को अच्छे से रीड कर लिया, वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से रीड करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो सी इज द राइट आंसर है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखना। क्योंकि जब शिक्षक में स्वामित्व की भावना आती है तो उसमें स्वयं जिम्मेदार होने की भावना स्वतः ही विकसित हो जाती है या आ जाती है। तो इस प्रकार विद्यालय आधारित आकलन में अध्यापक में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है, अच्छा आपको जितने प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, आपको एक प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न आपसे सॉल्व आपको कराए जाते हैं।
आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। यदि आप एक दिन में या आप एक दिन में 30 प्रश्न कर लेते हैं तो ये समझ चलिए कि सीडीपी संबंधित, तो आप एग्जाम अभी समय है थोड़ा बहुत, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न एक रहा कि एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। अब आपका एक प्रश्न यही बन गया, उसका आंसर भी यही मिल गया कि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था या फिर किसने दिया था ये सिद्धांत, ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। अब अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, इसको आप कमेंट करके बताना। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अध्ययन के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका, या फिर अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, या फिर खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इसका ए इज द राइट आंसर। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, क्योंकि एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है और उसके बाद सीखना शुरू करता है। तो ए इज द इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, एक अवधारणा सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। जब वो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनकी त्रुटियां कम हो जाती हैं। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं ऑप्शन पढ़ो ही मत यार, इसको तो ऐसे लगा दो ई एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक इसके प्रति इनसे संबंधित है, इनके द्वारा दिया गया था, क्योंकि थॉर्नडाइक की प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, वो ई एल थॉर्नडाइक ने दिया था। अब ये कहाँ के मूल निवासी थे, इसको कमेंट करके बताना कि ये कहाँ के मूल निवासी थे, इनका लोकेशन कहाँ था, जन्म स्थान। ठीक है, तो थॉर्नडाइक की प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कभी कभी ये पूछ लेगा कि त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग करके दिया था, तो बिल्ली पर प्रयोग करके दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए, या फिर विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने, क्योंकि उचित सिद्धांत चित्र के द्वारा किसी भी प्रकरण को आसानी से समझ और व्यवस्थित किया जा सकता है, समझा जा सकता है और व्यवस्थित भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी अवधारणाओं को छोटी छोटी उप अवधारणाओं में बांट दिया जाता है, जिसके द्वारा सूचना को व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, अंतिम प्रश्न है कि निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है, जो निगमनात्मक तर्कणा है उसमें वो निम्नलिखित केस में कौन सा शामिल, निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल प्रश्न है। डी इज द राइट आंसर। या वो सोचो ही मत, यदि आपने पढ़ा होगा तो बहुत मत सोचो। जो निगमनात्मक तर्कणा है इसमें शिक्षक छात्रों के सामने पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है, क्या सामान्य नियम प्रस्तुत करता है, और उसके बाद उदाहरण के द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है। कभी आपने मैथ पढ़ा है ना, मैथ पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्या आपको एग्जाम्पल दिया होता है। ठीक है, एग्जाम्पल होने के बाद तब आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, मतलब आपको फार्मूला दिया होता है, फार्मूला देने के बाद उदाहरण दिया होता है कि भाई एग्जाम्पल, उसके बाद आप सॉल्व करना, आप प्रैक्टिस मारते हैं। तो उदाहरण द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है और विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। ठीक है, तो ये आज का प्रश्न था, जैसे कि आपने देख लिया। और यदि आपको कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, यदि आपको लगता है कि ये भाई उस प्रश्न का ये आंसर होना चाहिए था, ये ऑप्शन सही होना था, तो आपको यदि ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, आपके सुझाव का जो सजेशन है, आप सुझाव का जो प्रतिक्रिया है वो अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको दे देनी है। ठीक है, एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना। और हाँ गाइस,
टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को एंड व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, आपके डाउट्स वहां पर भी क्लियर किए जाते रहेंगे, जब आपको कोई डाउट्स रहेंगे तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।